वेलकम सुचिता जी। आपका योगीराम पॉडकास्ट में स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म, माइंड सीक्रेट, एएसडी, एडीएचडी, स्पीच डिले, मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन, जो कि बहुत ज्यादा आज बच्चों में प्रॉब्लम है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू मेक योर चाइल्ड जीनियस। इसके लिए मैम आज बहुत सारी सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हैं। योगीराम के व्यूअर्स को मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि सुचिता जी एक लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच हैं। शी इज एक्सपर्ट इन क्वांटम मैनिफेस्टेशन, होपोनोपोनो, ईएफटी, एनएलपी, इनर चाइल्ड थेरेपी, विथ ए स्पेशल फोकस ऑन सपोर्टिंग इंडिविजुअल विथ ऑटिज्म। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। वेरी वार्म वेलकम मैम। Thank you so much, Yogesh ji, and I feel really blessed and congratulations to you and you all the viewers. इतना अच्छा introduction दिया है. Thank you so much for introducing me myself and I really feel blessed कि आपने मेरे को फिर से बुलाया. मेरे को फिर से एक मौका मिल रहा है लोगों को हेल्प करने के लिए. होपफुली जिनके भी बच्चों को जो भी आपने अभी बताया ये सारी प्रॉब्लम इस पॉडकास्ट के साथ उनको कुछ तो एक क्लू मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा. तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी for such a nice and spiritual podcast. Thank you, ma'am. Ma'am, to start with, I will come to very specific. सीधे मेन पॉइंट पे आता हूं मैं। माइंड सीक्रेट ये कैसे हेल्प करता है हील योर चाइल्ड। जब मैं बच्चों की जब बात करूं तो माइंड सीक्रेट कहाँ पे अपन उसको इम्पोर्टेंस कैसा है और कैसा पिन पॉइंट से अपन इसको इस चीज के हेल्प से अपन हील कर सकते हैं। मैम प्लीज इसके बारे में पॉडकास्ट से स्टार्ट करिए। यस ऑफ कोर्स, देखिए मैं बिल्कुल इस चीज़ के बारे में शेयर करना चाहती हूँ. मैं खुद भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो भी हमारा हार्ड वर्क है, जो भी हम मेहनत करते हैं, वही चीज़ें जो हैं हमें हमें काम देती है. लेकिन माइंड सीक्रेट जो है, जो हमारा माइंड पावर है, वहाँ पे हमें एफर्टलेसली काम काम करना है. वो सिखाता है कि कैसे हम बिना अपनी और ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, मैं अगेन बताती हूँ, मैंने अपनी लाइफ की स्टैमरिंग माइंड पावर से ही ठीक किया है. बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी स्पीच थेरेपी, किसी भी कुछ भी मैंने नहीं लिया है. मैंने अपनी कंप्लीटली जो स्टैमरिंग को माइंड पावर से ठीक किया है. मैं अभी जो स्टैमरिंग वाले जो मेरे स्टूडेंट हैं उसमें से एक स्टूडेंट है, आई विल टेल यू द स्टोरी. मुंबई से है वो. तो उन्होंने जब ज्वाइन किया सो ही वॉज वेरी सरप्राइज कि मैम आप एक भी ऐसा हमें टेक्निक नहीं बताते हैं जो हमारे स्पीच से रिलेटेड, जहाँ पे मुझे पेंसिल फंसानी है या फिर ऐसे करना है, और या फिर अब ओ ए करके ऐसे बोलना है वर्ड को वैसे करके. एंड वो और मेरी स्टैमरिंग ठीक हो रही है. मतलब पहले के कंपेयर में अभी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, रिलैक्स फील करता हूँ. बोलते आपके साथ जुड़ने के बाद मेरे को ये पता चला कि ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, टंग की नहीं. अभी तक 30 साल तक की उम्र तक मैं इस इंप्रेशन में था कि ये टंग की ये मेरे टंग का प्रॉब्लम है, माउथ का प्रॉब्लम है, कि मेरा टंग अटक जाता है. अब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये ब्रेन का प्रॉब्लम है. लोगों प्रॉब्लम ये है कि हम आउटर स्टफ पे बहुत काम कर रहे हैं. तो आप अगर समझेंगे, जैसे आपको पता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको. सबके घर में बच्चे हैं. आप उनके जो पेरेंट्स, उनकी जो माँ है वो बहुत बीमार है, ठीक है, डैडी उनके बहुत बीमार, कुछ नहीं कर पा रहे, हिल भी नहीं पा रहे हैं. लेकिन द मोमेंट ही गॉट रियलाइज कि उनके बच्चे को कुछ हो गया है, सब 2 मिनट में भागा भागा फिरेगा. कैसे तो भी जाएंगे अपने डॉक्टर के पास, अपने बच्चे पूरी रात भर उन्हें खड़ा रहना पड़ेगा ना लेके, तो वो खड़े रहेंगे. कहाँ से आ गई ये हिम्मत? जहाँ जो इंसान 2 मिनट पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था, कहाँ से आई है हिम्मत? क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन ने बोला कि अभी प्रायोरिटी आपका बच्चा है, यू आर नॉट द प्रायोरिटी. ये आपके ब्रेन ने डिसाइड कर दिया. हम डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी. तो ऐसे ही यही सारे माइंड सीक्रेट का यूज करके आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एडीएचडी जो हो गया, स्पीच डिले हो गया, ऑटिज्म हो गया, मेरे को लगता है ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम. आप इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, आप वो ठीक कर सकते हो. क्योंकि मैंने अपनी ठीक करी है, मैंने मेरे स्टूडेंट की ठीक करी है. यस. तो मैम, टॉकिंग इनटू सेम कंटेक्स्ट, आपने कैसे स्टार्ट किया स्पेसिफिकली बच्चों को हेल्प करना या गाइड करना? यस ऑफ कोर्स. एक्चुअली जैसे मैंने बताया, मेरे को स्टैम्परिंग था एंड आई वाज लिविंग माय लाइफ हैप्पीली. मैं टीसीएस में जॉब करती थी. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब छोड़ूंगी, मैं कभी इस सारी फील्ड में. मेरा ये था कि टीसीएस मेरी रिटायरमेंट कंपनी, यूएस वगैरह जाऊंगी तो 4 साल वहां रह के आऊंगी, मतलब वीजा पे. और मेरा L1A वीजा चल भी रहा था. बट हुआ ये कि कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आया एंड आफ्टर दैट मेरे बच्चे को स्टैमरिंग स्टार्ट हो गई. 2.5 साल का था वो बोलता था, बोलते बोलते उसने स्टैमर करना स्टार्ट कर दिया. तो यहाँ से मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि 17-18 साल तक मैंने जो पेन बर्दाश्त किया है, अब वो ये भी करेगा. क्योंकि तब मेरे को ये पता नहीं था कि
मैं उस छोटे से बच्चे से प्रैक्टिस कैसे करवाऊं। जैसे मेरे को पता था कि मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकती, मेरे को पता था कि जैसे मैं आपको बोलूं योगेश जी आपको ब्रीथिंग लेनी है, ठीक है, आप ब्रीथिंग करिए तो आप कर लोगे। मैं बोलूंगी योगेश जी आप टैपिंग करिए तो आप टैपिंग कर लोगे। लेकिन छोटे से बच्चे से मैं कैसे कराऊं। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। देन आई हैव रियलाइज कि जो 10 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका वो माँ के बिलीफ से चलते हैं। स्पेशली 7 बोलते हैं बट मैं और 10 कंसीडर करती हूँ क्योंकि 10 साल आजकल बच्चे वैसे भी छोटे ही हैं। तो जो 10 साल तक के छोटे बच्चे होते हैं वो माँ के बिलीफ से चलते हैं। जो माँ सोचती है, स्पेशली माँ के, नॉट नॉट डैडी के, जो माँ सोचती है वो बच्चे करते हैं। सो इस चीज को मैंने यूज किया मेरे बच्चे की स्टैमरिंग ठीक करने के लिए। लेकिन जब मैं उसकी स्टैमरिंग ठीक कर रही थी तब वही था कि मैं, हालांकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था उस टाइम पे, लेकिन मैं सुबह रात में 2 बजे तक काम करती थी। फिर सुबह उठ के उसको स्कूल भेजना है, हर चीज वैसा भड़बड़ 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 करके कि यार एक चीज खत्म कर रही है, दूसरी करनी है, दूसरी कर ली, तीसरी करनी है, अब स्कूल भेजना है, फिर क्लास ज्वाइन, फिर अपना ये करना है, फिर उसको स्कूल से लेने आना है, तब कॉल चल रहे हैं, ये हो रहा है। एंड देन आई हैव रियलाइज कि कब तक चलेगा ये। एंड दैट डे आई हैव डिसाइड कि आई हैव टू क्विट माई जॉब। तो मैंने डिसाइड कर लिया था। तो साथ में मैंने अपना काम स्टार्ट किया, थोड़ा अपने ऊपर काम स्टार्ट किया। इवन दो मैं मेरे बच्चे के साथ तो काम कर ही रही थी, मैंने मेरे मेरे साथ काम किया। मेरा एक ऐसा हो गया था, मेरा काम करने में मन ही नहीं लगता था। एंड जनवरी 2024 में मैंने अपना जॉब छोड़ा। उसके पहले मैं कुछ कुछ ऑफलाइन करती थी, थोड़ा बहुत ऑनलाइन करती थी। और मुझे कॉन्फिडेंस तब आया जब एक स्टूडेंट आए स्टैमरिंग से रिलेटेड, एंड आई वॉज टीचिंग हिम द टेक्निक, आई वॉज टेलिंग हिम द टेक्निक, और फ्री में सिखाती थी मैं उस टाइम पे। तो मैंने वो बोलते हैं कि मैम इतना तो वो मेरे को उन सर ने भी नहीं सिखाया जिसने मेरे से 40,000 रुपए लिखे, इतना डिटेल में। मतलब वो बताते थे कि स्माइल करो, बट व्हाट इज द रीजन मैम, वो आपने तो बहुत अच्छे से सिखाया। और एक लड़का जो था वो मेरे पीछे पड़ गया कि मैम मैं तो आपसे ही सीखूंगा। और मैंने उसको टालने के लिए बोल दिया कि मेरे को और आई वॉज डूइंग जॉब एवरीथिंग। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे को ना मैं 10,000 रुपये महीना लेती। एंड ही वाज लाइक कि मैम मैं दे दूंगा, मैम मैं दे दूंगा, ठीक है। सो ऐसे करके स्टार्ट हुआ। तो मैंने उस टाइम पे उसको बोला देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए बट मैं आपको सिखा दूंगी। एंड देन आई हैव रियलाइज कि मैं सिखा तो रही हूँ उनको, लेकिन वो बहुत क्वेश्चन लेके आ रहे हैं मेरे पास। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट आस्किंग एनी मनी। फिर ये स्टार्ट हुआ कि मैंने पैसे लेना स्टार्ट करे लोगों से, और फिर मैंने इस काम को प्रोफेशनली करना स्टार्ट किया। और मे भी शायद ये यूनिवर्स का प्लान था। और फिर मेरे पास इसी से बच्चे आना स्टार्ट हुए। एक मदर आई पहचान की, उन्होंने बोला, वो भी मेरे साथ कोच है। उनकी देवरानी की बच्ची को स्पीच डिले था। तो वो 4.5 साल की हो गई थी, बोल नहीं पाती थी। एक टाइम पे एक वर्ड बोलती थी, और उसको एडीएसडी था, मतलब बहुत गुस्से वाली, कि सिर्फ अपना पटकेगी, चिल्लाएगी, रोएगी। और मैंने विद इन अ 3 वीक वो बच्ची बोलने लगी। एडीएसडी और एंगर इशू तो उसका विद इन अ वीक में ही ठीक हो गया। एंड देन आई हैव रियलाइज कि ये तो मैजिक है। मतलब जिसके डॉक्टर जो है वो काफी सारे पैसे चार्ज कर रहे हैं, ये तो मतलब मैजिक की तरह चीजें ठीक हो रही है। एंड देन आई हैव स्टार्ट वर्किंग विद मदर। ऐसे ये चीज सारी स्टार्ट हुई। वाह ग्रेट मैम, रियलाइजिंग योर पावर और द हेल्पिंग नेचर, और जो आपने जो पिन पॉइंट्स जो प्रॉब्लम्स के थे, एएसडी की बात करूं, ऑटिज्म की बात करूं, या स्पीचली की बात करूं, या एडीएचडी की बात करूं, तो इनमें सबसे ज्यादा आपने क्या प्रॉब्लम्स देखी, या क्या प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती हैं पेरेंट्स को, बीइंग ए पेरेंट्स, और जो आपने देखी होगी, आपने इतने सारे बच्चों की लाइफ चेंज करी है। सो क्या पेरेंट्स के दिमाग में क्या चलता है, या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, या वो कैसे उसको इनटू अ वर्ड्स बोल लीजिए, या बता नहीं पाते, या समझ ही नहीं पाते। मैम इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ, देखिए मैंने जो अभी तक सबसे ज्यादा जो आते हैं, मतलब मेरे पास ऑटिज्म के बच्चे ही भी आते हैं और स्पीच डिले के भी हैं। वो एक ही है, मतलब ऑटिज्म से ही रिलेटेड होते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ जिनको ऑटिज्म नहीं होता उनको भी स्पीच डिले होता है, तो वो भी आते हैं है मेरे पास। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा बड़ा पेन है, सबसे बड़ा पेन है कि उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब तीसरा तो क्या छोड़ो, दूसरा ही ऑप्शन नहीं उनको पता है, और वो डॉक्टर के पास ही जाना उनका एक ऑप्शन है। और वो टेक्निक अनसर्टेन है। किसी को 4 महीने में, 6 महीने में, एक साल में रिजल्ट मिल गया, किसी को 6 साल तक। मतलब वो चीज, और वो इतनी नॉनसेंस टेक्निक बताते हैं वो, कि अपने बच्चे के टंग पे आप मिर्ची रगड़ दो, या फिर उसको ऐसे हाँ मुंह करेंगे। तो मतलब उनको, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो लेके जाते हैं मिर्ची, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ठीक है रिजल्ट्स के करना लिए। है। हाँ, मतलब अभी दूसरा दूसरा कोई चीज है ही नहीं ना ऑटिज्म के लिए। दवाइयां हैं, थेरेपीज हैं। एक बच्चे को, ऑटिज्म वाले बच्चे को 3-3 थेरेपी लगती है। मतलब इतना खर्चा होता है कि अगर वो महीने का पैकेज किसी का 20,000 का है, किसी का 25,000 का है, किसी का 30,000 रुपए का। सो उनके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। उनका सबसे बड़ा जो पेन है, और वो भी क्या है, सर्टेन नहीं है। जैसे आपको पता है कि भाई इस प्रॉब्लम का ये इलाज है, बट ये फिक्स है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
यहाँ पे एक तो उसका फिक्स इलाज नहीं है कुछ, क्योंकि लोगों ने इसको मान लिया है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसका कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि वो आज ठीक होगा, हो सकता कभी। और ये तो बोल ही देते हैं लोग कि भाई ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, अभी जैसा है उसका 50-60% तक ठीक हो जाएगा, 70% तक ठीक हो जाएगा। तो ये पेरेंट्स को सबसे बड़ा बड़ा पेन है कि कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है उनके पास में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो सोच सकें कि हाँ यार अब इस चीज से तो एटलीस्ट मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये चीज नहीं है पेरेंट्स के पास। बहुत इस चीज से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई बोलता है हम 6 साल से थेरेपी करवा रहे हैं, कोई बोलता है हमें 2 साल हो गए थे, फिर हमने 2 साल करवाई, फिर रुक गए, फिर हम वापस से करवाने लगे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कोई। अब उनको लगा कि कुछ और ढूंढा, उन्होंने नहीं मिला, तो वापस से वही थेरेपी स्टार्ट करेगी, चलो कुछ तो होगा। तो ये जो है ना आजकल के पेरेंट्स का इस चीज से रिलेटेड, जो ऑटिज्म है या स्पीच डिले है, ये उनका सबसे बड़ा। और आजकल के क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग क्या बहुत सारे बच्चे तो करते नहीं है, लोगों का एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं। हमारे टाइम पे तो हम लोग 3-3 4-4 सिस्टर्स और भाई बहन होते थे लोग। तो लोग एक बच्चे को लेके बहुत अटैच, उनको लगता है राइट। सारे सपने मेरे ना यही बच्चा पूरा करेगा। तो जब उसके साथ कुछ होता है ना, तो फिर पेरेंट्स सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, हमारे पास पैसे हैं नहीं है। एक तो आते हैं, उन्होंने अपना, उनके पास 5 एकड़ जमीन थी, उन्होंने 2 एकड़ जमीन बेच दी अपने बच्चे के लिए, उनको ऑटिज्म है, एक ही बच्चा है तो वो तो ये सोचते हैं कि हमारे बाद इसका क्या होगा, एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि ये ठीक ठीक होने लगे। तो ये सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास कोई सर्टेन दवाई नहीं है, निश्चित सॉल्यूशन नहीं है कि यही सॉल्यूशन। मैम इसी कंटेक्स्ट में मेरे ख्याल से पेरेंट्स एक आपके पास एक ये प्रॉब्लम भी लेके आते होंगे कि टीवी टीवी का इन्फ्लुएंस और टीवी टाइम ये कैसे बच्चों को नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, या जो आपने अभी जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में, एएसडी हो गया, ऑटिज्म हो गया, स्पीच डिले हो गया, तो इसमें ये और उसको बढ़ा देती हैं, या इसका नेगेटिव इफेक्ट कैसे आता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा देती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों को वो चीज पसंद है जो जो मूवमेंट दे, जो उसको रेफरेंस दे। देखिए जो कार्टून बने हैं, जैसे अगर ये ग्लास है, तो वो ग्लास से ज्यादा ज्यादा देर तक बात थोड़ी ना कर सकता है उसको, जैसे या फिर ज्यादा देर तक उसको देख नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब बात आती है टीवी की, तो उसको सारे रिस्पॉन्स टीवी से मिल जा रहे हैं। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको उसको बात करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे आप एक आंसर कर रहा है, एक पेड़, चलो आम खाते हैं, तो वो बोलता है चलो आम खाते हैं, तो वो करता है। मतलब सारा उसको आंसर, क्वेश्चन आंसर जो भी उसको देखना है सब उसको मिल गया, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही बच्चे को। और हम्म। उसकी वजह से उसका स्पीच डेवलप ही नहीं हुआ। उसको पता है बहुत, अब ठीक है, वो बहुत सारे बच्चों का मैंने ये भी सुना है कि वो 1 साल तक अच्छा बोलते थे, उसके बाद उनका स्पीच चला गया। क्यों? क्योंकि मदर, उनको लगा अब तो बड़ा हो गया बच्चा, मम्मी अपने ऑफिस जाने लगी वापस से, डैडी अपना काम कर रहे हैं, तो बच्चा अपना डाल दिया उन्होंने, या तो डे केयर में या फिर घर में भी नैनी रख दी, तो वो इस चक्कर में उस बच्चे का स्पीच चला गया। तो ऐसे बहुत सारी जो केसेस होते हैं वैसे, क्योंकि आपको, अगर आप बच्चे से बात करोगे तो ही वो आंसर करेगा ना आपसे। तो उससे बेटर तो उसको लग रहा है कि ये टीवी वाले लोग ही आपस में बात करें। कलरफुल भी है, क्योंकि कार्टून बनाए ही ऐसे जाते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके विजुअल्स को उनको ध्यान में रखते हैं। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं बहुत खराब है। मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि आजकल क्या है ना कि ओवर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ओवर इन्फॉर्मेशन और शॉर्ट्स जो जैसी जो चीज है ना, वो तो हमारे ब्रेन को शांत ही नहीं रखने देती। और दूसरी चीजों को थोड़ा सा मैं ये भी बोलूंगी, पेरेंट्स की भी थोड़ी सी गलती है। मतलब मैंने अगर ये सब चीज नहीं पढ़ी होती तो मुझे भी नहीं पता होता कि हमें ऐसा लगता है बच्चा बोर ना हो, कहीं ना कहीं लव डाल दो उसको, मतलब ठीक ठीक है ना, देखने दो, बोर हो रहा है ना, कुछ सीख रहा है ना, बोलना सीख रहा है, एबीसीडी सीख रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं, आप उसको सिखाओ ना आधे घंटे भी, वो उसमें उस आपसे ज्यादा सीखेगा जितना वो टीवी से नहीं सीखेगा। टीवी से उसको सीखने में 2 महीने लगेंगे, आपसे उसको सीखने में 2 दिन लगेंगे। बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप करते हैं। अब ये एक रिसर्च हुई थी, मैंने जैसे आपको अब बताऊंगी, वहां पे 2 लोगों को अलग अलग टास्क दिया, और वहां पे मतलब बोला गया कि आपको ना कुछ भी काम करना है, थोड़ा सा वॉक कर लो, नीचे देख लो, बालकनी से झांक लो, मतलब आपको कुछ ऐसे प्रोडक्टिव काम नहीं करना, आपको ऐसे ही बोलते ना क्या, वेलेगिरी वाला काम करना है। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको ऐसे एकदम इंटेलिजेंट वाला काम करना है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और बाद में कुछ टाइम के बाद, 72 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद जब चेक किया गया, तो जो उनको एक टास्क दिया गया, और उस काम में जो ग्रुप वेला बैठा था वो ज्यादा प्रोडक्टिव था, जो जो काम कर रहा था उसका माइंड स्लो था। तो इसीलिए उस टेक्निक, मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि भाई बोर होना भी जरूरी है लाइफ में, कुछ ना करना भी जरूरी है कभी कभी। आपका ब्रेन रीसेट होता है उस टाइम। तो इज इट ओके कि पहले जब हम लोगों का याद है, हमारे पास कहाँ इतने टॉय थे, किचन से कुछ सामान ले आए, वही मिट्टी से कुछ घर बना लिया, ये कर लिया, सब कजन वो खेलते थे। दैट इज वो अपनी क्रिएटिविटी तो यूज कर रहे हैं ना वहां पे। आजकल क्या है,
मतलब मैं खुद ऐसा करती थी कि मेरा महंगे से महंगा टॉय लेके लेके आती थी, और मतलब और कहीं पे भी मैं जाती हूँ तो मुझे ये लगता था नहीं यार इसके लिए ले लेते हैं यार, ठीक है यार कौन सा इतना महंगा आ रहा है, एक ही तो बच्चा है ले लेते हैं। बट अब मैं इतनी पर्टिकुलर हो गई हूँ कि मैं बस 10-10 20-20 रुपए के 2-3 टॉय रख देती हूँ उसके सामने, इसमें से एक बताओ कौन लेना है। अब अभी खेलो यही तोड़ो यही फेंको और घर चलो, इसको घर लेके लेके जाने जाना ही नहीं है। हम ज्यादा महंगा दिला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी से पता नहीं चलेगा कि हम उसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, लेकिन हम अगर उनको रोक रहे हैं, हम अगर उनको गलत चीजों से रोक रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो टीवी में हमेशा दिखाना कि वो बोर ना हो, अरे ठीक है कुछ सीख रहा है, उससे बेटर बंद कर दो टीवी, आदत डालो कि उसको करने दो, कुछ पिलो नीचे उठाने दो, फेंकने दो, कुशन के साथ जंप करने दो, मतलब जो उसको उसको करना है होने दो बोर, उससे ही उसके जो ब्रेन है वो उसका डेवलप होगा। आपने जो जो बताया, पिन पॉइंट जो आपने बताया, जो जिस तरीके से बताया, रियली दे आर सिंपल हैं और इफेक्टिव भी है, और जो इवन सिखाने का तरीका वो एकदम ग्रास रूट लेवल पे है और टू द पॉइंट, रूट कॉज एनालिसिस अपन बोलते हैं वैसा करके। तो ये तो है मैम। इसी कंटेक्स्ट में मैं एक पूछना चाहूंगा कि बच्चे टीवी देखते तो बहुत बार ऐसा होता है कि टीवी के जो टोन होते हैं, कैरेक्टर के जो टोन होते हैं या पिच होती है, उसकी जैसी आवाज में बोलना चालू कर देते हैं, या उसी के जैसे जो कैची फ्रेजेस वर्ड। होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। सो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट कि ये अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया में जा रहा है। हाँ हाँ और बिल्कुल, देखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो इन जनरल देखा जाता है कि पेरेंट्स बोलते हैं चलो ठीक है, अभी कुछ कर रहा है या बोर हो रहा है या मेरे को परेशान कर रहा है या खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको मोबाइल दे देते हैं, तू शॉर्ट देगा और कम से कम खाना तो खा लेगा, या जैसे मैंने बोला कि ये नहीं तो कम से कम ये तो कर ही लेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ बैड थिंग। और वो किसका कितना इफेक्ट पड़ता है और कैसे इसको छुड़ाया जाए, यस क्योंकि ऑफ इससे ही कोर्स। एंकर इश्यू आएंगे। ऑफ कोर्स योगेश जी, मैं आपको बताऊंगी दिस इज द मोस्ट बैड, मतलब इससे बुरा कुछ कुछ है ही नहीं। मैं बोलती हूँ लोग ऐसे क्योंकि जो जब हम खाना खिलाते हैं बच्चों को टीवी टीवी देख के या फिर शॉर्ट्स दिखा के, हमें ऐसा लगता है ठीक है यार, और हमें ऐसा लगता है ठीक है यार खाना का तो खा रहा है ना, बच्चे का पेट तो भरा जा रहा है, हम लोग हमारे अंदर राइट। सबसे बड़ी चीज होती है कि बच्चे का पेट भर रहा है, राइट। लेकिन आप ये समझिए कि आप उसके खाने के साथ में आपने ब्रेन जो वो उसको जिस तरह से खाना खाना चाहिए इंजॉय करके, वो तो खा ही नहीं रहा है, वो मे बी ठीक से च्यू नहीं कर रहा है, ठीक है। और या फिर उस खाने को एंजॉय नहीं कर रहा है, उसके जो जो केमिकल है, जो अच्छे केमिकल है खाने के, वो एंजॉय ही नहीं कर रहा है, वो तो बस पेट भर रहा है। उससे बेटर ये है कि हम एक रूल बनाएं। हाँ, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, लेकिन फॉर फॉर दैट वी शुड हैव अ फिक्स रूल कि नहीं भाई खाने के टाइम पे हम टीवी नहीं चलाएंगे, एटलीस्ट मोबाइल नहीं देंगे। टीवी फिर भी ओके है कि आपका दूर रहता है वो, लेकिन मोबाइल जो है वो हाथ में रहता है, तो एटलीस्ट आप उनको ये चीज बोल सकते हैं, क्योंकि जो मदर्स हैं वो मैक्सिमम लोग आजकल वर्किंग है, तो उनको लगता है कि यार अब मुझे 1 घंटे का टाइम मिला है, उसमें भी मैं इसको 1 2 4 घंटे खिलाऊंगी घुमा घुमा के, तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा। तो उनको लगता है ठीक है मोबाइल पकड़ाओ फटाफट फटाफट से कर। लेकिन आप समझिए कि वो खाना ना तो उसके ब्रेन में लग रहा है ना उसकी बॉडी में लग रहा है, बस आप एक टास्क कंप्लीट कर रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज समझे कि घर में एक रूल बनाए शुरू से। अगर हम वो रूल फॉलो करेंगे ना तो वो बच्चे रूल फॉलो, हमें ऐसा लगता है कि हमने फॉलो नहीं किया, मतलब हम बच्चे से सब करा लें, सब कुछ अपने बच्चे से ही करा लें। आज की डेट में वो 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, ठीक है। मैं उसको बोल रही हूँ तो एक बार में वो चीज रख दे। आप ये चीज नोटिस करना, जिनके भी बच्चे हैं, ये मैं सबके लिए है। अगर आपको अपने बच्चे से कोई कोई काम कराना है, उसको ये मत बोलिए कि ये कर दो। अगर आपको बोलना है कि बेटा लाइट बंद कर दो, ठीक है, तो वो नहीं करेगा। उसको लाइट बंद नहीं करना है बेटा, लाइट बंद नहीं करना है, ठीक है, इस कमरे से बाहर नहीं जाना है अपन को लाइट बंद करके। आप बोलोगे ना लाइट बंद मत करना, और तो वो लाइट बंद करते। मेरे बच्चे के साथ ऐसा है। सब बच्चा वो क्या करते हैं ना, छोटे बच्चे सबकॉन्शियस ब्रेन से चलते हैं, उनको नो समझ में नहीं आता, नहीं सुनते ही नहीं है। जैसे आप बोलोगे कि जैसे जब भी दोपहर होती है और मेरे को मेरे बच्चे को सुलाना होता है, तो मैं बोलती हूँ नहीं टीवी बंद करके मेरे पास बिल्कुल नहीं आना सोने के लिए। अब मैं सोने आ रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, आपको नहीं आना है, ठीक है। तुरंत टीवी बंद करके वो मेरे पीछे पीछे आए। कोई भी आप काम करा लो, तो अपने बच्चे को आप ये समझिए कि अगर जो आप बोल रहे हो वो नहीं करेगा, जो आप कर रहे हो वो करेगा। उसको लगता है अच्छा मम्मा सोने जा रही है दोपहर, कोई अच्छी बात है, ठीक है, तो वो टीवी बंद करेगा और वो आपके पीछे पीछे आएगा। सो ये जो चीज है ना, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि हमें अब बच्चों से काम करवाना नहीं, हमें वो काम खुद करना है। पहले भले आप गेमिफिकेशन में करो, ठीक है, हम्म। जैसे मम्मी डैडी बैठे हैं साथ में, तो आप बोलो देखो मैंने डैडी को खिला दिया, ठीक है, अब आप डैडी को, अब आप मम्मा को खिलाओ, फिर मम्मा आपको खिलाएंगी। थोड़ा सा आपको इनिशियली एफर्ट डालना। मैं बोलती हूँ ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि भाई जॉब लोगों के लिए यहाँ है आजकल के टाइम पे, है ना, काम करना, पैसे कमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप वंस इन अ टाइम भी, अगर डे अगर आप ऐसे मैनेज कर दो, जितना टाइम दे रहे हो एटलीस्ट उतना भी अगर आप अच्छे से दे रहे हो, तो वो बहुत इनफ है।
बहुत इनफ है बच्चे के, क्योंकि बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। सो ये अगर अगर हम करते हैं कि पहले तो हमें एक फिक्स रूल बनाना है घर में कि नहीं, जब हम सब खाना खा रहे हैं तब साथ में, मैं बोलती हूँ वो आधी रोटी कम खाएगा, राइट। लेकिन है ना, वो उसको माइंडफुल तरीके से खाना सीखेगा, वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये चीज है। मैम इनिशियली थोड़ा सा मतलब हार्ड होगा, बट जैसे फिर दोनों दोनों जब मैं दोनों पार्टी की बात करूं, मैं जब पेरेंट्स की बात करूं और बच्चों की बात करूं, तो पेरेंट्स को भी गुस्सा इसमें आना स्वाभाविक है, या शुरुआत में गुस्सा आएगा ही आएगा जो लगता है। सेकंड, बच्चा भी जो है उसको भी, वो भी कहीं ना कहीं एंग्री होगा, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन उसमें आएगा कि क्यों मेरे को डांट रहे हैं या क्या है। सो ये इससे कैसे बचा जाए, दोनों दोनों एज ए पेरेंट्स भी, कि बिना गुस्सा आए उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और बच्चे को कैसे बिना चिड़चिड़ाए हट उसमें न आए, तो वो कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको उसके लिए एक एग्जांपल दूंगी, बहुत ही अच्छा एग्जांपल। जैसे ये है, ये मूर्ति ठीक है, जब ये बन रही थी तब आप इनको जैसे चाहे बना ले, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बोलूं कि अब आप ना इनका शेप चेंज करो, इनका शेप पॉसिबल है क्या? राइट, अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही छोटा बच्चा ना आपका रॉ रॉ है, आप जैसे चाहो उसको उसको बना सकते हो, बट लेकिन प्यार के साथ, कंपैशन के साथ, आप जैसे चाहो उसको उसको चेंज चेंज कर सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारी मदर्स आती हैं, यहीं पे हैं वो, उनके हस्बैंड पुलिस में शायद डीएसपी वगैरह थे, तो उनके बच्चे को एडीएसडी प्रॉब्लम, सब कुछ अच्छा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके बच्चे को थोड़ा सा एंगर एडीएसडी है, और उससे ज्यादा उनकी मदर को एंगर एंगर है। तो जब मैंने, बट लकीली मैंने बताया ना, मेरे पास बहुत ऐसे ही स्टूडेंट आते हैं योगेश जी, जो मेरी टीचिंग के साथ कनेक्ट कनेक्ट करते हैं। मैंने पहले दिन ही उनको बोला कि मैम, कहीं ना कहीं पहले आपको हील होना है, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, इसलिए वो बच्चे में ट्रांसफर होता है, व्हाट वी फील इनसाइड। तो उन्होंने बोला कि हाँ है, तो क्योंकि मैं बच्चे को अकेला हैंडल करती हूँ, हस्बैंड की बाहर जॉब थी, शायद आउट ऑफ एमपी है शायद, बोला कि मैं बहुत ये चीज बहुत हैंडल कर रही हूँ, मैं बहुत परेशान चीज से, कि मैं कैसे अपने बच्चे को उनको ठीक करूँ, दो बच्चे थे इनके। एंड देन मैंने बोला पहले हम आपको हील करते हैं। मैंने जब उनको हील करना स्टार्ट किया तो लिटरली उनका बच्चा विद इन 2 डेज में ठीक हो गया। बोलती है इसका तो गुस्सा बचा ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये नहीं करना है कि बच्चा ये करे, हर वो काम जो आप चाहते हैं वो आप खुद करो, वो आप खुद करो। और दूसरी चीज कैसे करना है इसको, अगर आपको नहीं पता है कि भाई मैं कैसे अपना एंगर हैंडल करूं, देन मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा हमें चीज नहीं बताई गई, हमें पूरा मटेरियलिस्टिक बना दिया गया है। अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे राइट बिफोर पॉडकास्ट, कि मटेरियलिस्टिक होना इज नॉट बैड, इट इज नॉट बैड एट ऑल, थिंक बिग, स्काई इज द लिमिट, बट अपने रूट के साथ हमें ग्राउंडेड रखना है, रहना। सो आपको ये हमें मटेरियलिस्टिक बना दिया गया, लेकिन हम जो इमोशन है वो पूरी तरह से हमारे खत्म हो, लोगों के पूरे तरह से इमोशन जा चुके हैं। उनको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ जॉब करूं, पैसा कमाऊं। फिर लोगों ने पार्टीज को इतना वो कर दिया है कि अरे हम तो पार्टी करेंगे, चलो पार्टी। अरे उस आप जो 12 2 3 3 बजे तक सुबह की पार्टी करते हो, उसमें बच्चों की हालत देखिए आपने क्या हो रहा है, कि चलो आप तो ठीक है ड्रिंक कर रहे हो, आप तो ठीक है। तो हमें ये, अगर आप इस कल्चर से आप हो, तो पहले तो हमें ये कम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक कम होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम काम करना पड़ेगा। जैसे आप माइंड पावर सीख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, ठीक है। और रिलैक्स ईएफटी करना सीख सीख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि माइंड ये जो है ना, ये तो बच्चों के स्कूल में डाल देनी चाहिए अभी से। फिटनेस और आपका माइंड, ये दोनों चीजों पे अगर हमने काम कर लिया तो आप जो चाहे वो अचीव कर सकते। तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको यही बोलूंगी कि स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, करना स्टार्ट करिए, अपनी सांसों के साथ कनेक्ट करिए, स्माइल करिए, ठीक है। माइंड हमें खुश रहने के लिए सिर्फ हमने क्या वो स्किल सीखी नहीं है, वो स्किल मिसिंग हो गई हमसे, इतनी सी बात है। वो आपसे मिसिंग हो गई थी, आपके आपके पेरेंट्स से उनमें आई। क्योंकि आपको अगर याद हो कि हमने एक टाइम पे इंडिया में, आफ्टर जब हमारा इंडिपेंडेंस आया था 1947, उसके बाद हमने काफी सारी गरीबी देखी है, मैंने से सुना है बहुत, मतलब क्योंकि हम तब डेवलपिंग कंट्री भी नहीं थे, हम लोग अंडर डेवलप, अब जाके हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आए हैं। तो लोगों ने बहुत गरीबी देखी। तो मैक्सिमम ना ये डीएनए से चला रहा है कि अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, चीजें नहीं है, वो इकट्ठी करनी है। तो लोग ना मटेरियलिस्टिक हो गए। और जो हमारा डीएनए, आप बोलते हैं ना कि वो फैमिली टू फैमिली जीन्स, जो हमारे फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होते हैं, तो वो हमारे डीएनए में है कि नहीं पैसा ही बस कमा लो, ये कर लो। सो मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि हमें पैसा नहीं कमाना है, लेकिन साथ में हमें अपने माइंडसेट पे भी ध्यान देना है। वो चीज किसी ने नहीं सिखाई, पहले के टाइम पे फिर भी होती थी क्योंकि इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट अब जो जो चीज है ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो आप बहुत जरूरी है कि जब आप उसको डांट के तो नहीं बोला, समझा सकते हो आप अपने बच्चे को। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि योगेश जी आप ये क्यों नहीं किया, जैसे आपके जो काम करते होंगे आप बोलोगे ये क्यों नहीं किया आपने, ठीक है। सो हमें ये चीज समझनी है कि प्यार से हम सब सब करा सकते हैं, लेकिन प्यार निकलेगा कब, जब हम पीसफुल होंगे ना। तो वो पीसफुल रहने के लिए मेडिटेशन करना, अवेयर रहना बहुत जरूरी, अवेयरनेस बहुत जरूरी। सो इसीलिए हर पेरेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, ब्रीथिंग करना चाहिए,
बहुत सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो हमें हमें करनी चाहिए। मैम इसी के सब टॉपिक में मैं जब बोलूँ, मोबाइल और स्क्रीन एडिक्शन, ये आजकल की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और बच्चों में ये स्टार्ट हुई, और अभी जो एक देखने को मिल रहा है, इट इज गेटिंग इनटू जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी आजकल बहुत बार ऐसा देखा गया है, दे स्टिक इनटू दैट मोबाइल। तो ये आजकल अभी दोनों में प्रॉब्लम ये आ गई है। तो ये इससे कैसे ये जो एडिक्शन है, स्पेसिफिकली बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि उनका पूरा आगे पूरा जो पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन हो गई है, तो वो मोबाइल मोबाइल स्क्रीन या आईपैड, वो एडिक्शन एक हो गया है। तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम लोग एज अ पेरेंट, हम मैं ये तो मानती हूँ, मैं तो बच्चों को हील करती ही नहीं हूँ। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, आप बहुत आपके लिए सरप्राइजिंग होगा जब मैं ऑटिज्म के बच्चों को हील करती हूँ, स्पीच डिले के बच्चों को ठीक करती हूँ। आपको पता है वहां मैं बच्चों को बैठाती ही नहीं हूँ, सिर्फ मदर्स को बैठाती हूँ। मैं मदर्स को हील हील करती हूँ। तो मैं तो इस चीज में हार्ड बिलीवर हूँ कि भाई पहले आप अपने आप को चेंज कर लो, आपका बच्चा ऐसे चेंज चेंज हो जाएगा। आज जब आपको थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है, जब एज अ पेरेंट किसी को पूरे दिन के पास थकान आए हैं, उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, स्क्रॉल कर, ठीक है। मदर्स को टाइम मिलता है, स्क्रॉल कर, मैं बोलती हूँ दादा दादी हैं वो स्क्रॉल कर रहे हैं, भले कुछ नहीं देख रहे हैं, भजन देख रहे हैं, सब लोग टीवी, तो बच्चा क्यों ना देखे। मतलब लोग ये चाहते हैं कि हम जो है बच्चे बने रहे और बच्चे बड़े हो जाएं। राइट, राइट। सबसे बड़ी सब प्रॉब्लम जो है ना, इनबैलेंस, वो यहाँ पे है। लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है कि नहीं, हम क्यों, हमने तो अपनी लाइफ जी थी ना यार, हमारी तो इतनी सुटाई हुई थी बचपन में, तो हम देखो हम तो तुम्हें मारते भी नहीं है, ठीक है, राइट। हमें तो ये मिला भी नहीं। अरे बच्चे को थोड़ी ना पता है। अभी मैं बताती हूँ कि एक जो मेरे पास पेरेंट्स आए थे, वो बहुत मतलब काफी पैसे वाले हैं, यहाँ पे उनका बच्चा डीपीएस में पढ़ता है। और हुआ क्या कि ये डीपीएस वाले आई थी, आउट ऑफ इंडिया ट्रिप पे ले गए थे। अब ले बच्चे जाते अब हैं। हाँ ले जाते हैं वो लोग। तो क्या हुआ कि उन्होंने, एक तो उनकी इतनी वो नहीं था कि उनको डीपीएस में डालना है, बट फिर भी उन्होंने डाल दिया कि यार एक बच्चा है यार, अच्छे स्कूल में डालेंगे ये वो। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, वो बच्चा गुस्सा हो गया। मतलब उनने बोला 70, मतलब जो भी पैसा लग रहा था 70-80 थाउजेंड 1 लाख, तो उन्होंने बोला हम कहाँ से लाएं। सो उन्होंने जैसे तैसे करके बच्चे को समझा लिया कि बेटा अपने पास नहीं है इतना, देखो तुम्हें पता है, ऐसे ऐसे करके उनको उन्होंने समझा लिया। काफी सारे बच्चे बच्चे नहीं जाते, सारे तो नहीं जाते, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो लोग आए वहां से ट्रिप से, अब चलो वो बच्चा नहीं गया, उन्हें अपने को सब, लेकिन जब वो फोटो देख रहा है, वो ये देख रहा है, वो ये सारी चीज के बच्चे वहां पे यूरोप गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, वहां पे डिज्नीलैंड गए थे, वहां पे उनकी ऑफिस, अब तो वो इतना डिप्रेस हो गया, डिप्रेस टाइप का हो गया कि उसको स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बोलते अब इस चीज को हम कैसे हैंडल करें, राइट। तो ये जो जो चीजें हैं, ये हमें समझना है कि भाई ये जो इन्वायरमेंट है, ये हम ही ने क्रिएट किया है। एज अ पेरेंट ही हमने क्रिएट किया। कुछ भी इन्वायरमेंट, हमें बच्चे को जो भी रूल बनाने हैं, हमें उनको बचपन से वो चीज सिखानी। मैं ये नहीं बोल रही उनके अंदर डर डालो, बिल्कुल नहीं डर डालें। कभी भी उनको किसी भी चीज का ये नहीं दिखाना चाहिए कि बेटा हमारे पास ये कमी है। नहीं, हमें नहीं उनको बोलना है, लेकिन उनको उसकी वैल्यू करानी है, बेटा अभी नहीं मिलेगा, आपको बाद मिलेगा। आप इंस्टेड ऑफ दैट, या अगर आप कुछ दे भी रहे हो, सो आपको वो चीज छोड़नी है जो भी आपका उनका है। मैं तो बोलती हूँ कि पहले आप वो चीज छोड़ना स्टार्ट करिए। आप अगर बच्चे से स्टार्ट करेंगे तो वो करेगा नहीं, वो और आपका उसका एग्रेशन और बढ़ेगा कि यार देखो सब तो कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े लोग अपने मोबाइल लेके बैठे हैं, ठीक है, छोटे राइट, बच्चे को बोले नहीं मोबाइल नहीं, मोबाइल क्यों क्यों मोबाइल देखना है तुमको, ठीक है। तो पहले राइट। आप छोड़ना स्टार्ट करिए। आप आपका एक मोबाइल में ऐप भी आता है, मेरे को नहीं पता था, मेरा एक स्टूडेंट है स्टैमरिंग वाला, तो उसने बताया, मैंने कहा कि, तो उसने बोला मैम कि एक ऐप आता है ऐसा, उसको आप इंस्टॉल कर लो तो आपका कितना यूसेज हुआ कि है ना, और आपको खुद पता चलेगा एज अ पेरेंट कि आप कितना यूज कर रहे हो। फिर आप अपने बच्चे को बोलिए। मैं तो सीधा बोलती हूँ मिरर देखिए, ये जो मिरर है ना, बिल्कुल आप ही का चेहरा बताएगा ये तो इसको इसको देखना है हमें। ये बहुत बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि नहीं नहीं, हम तो क्या, हमारे अंदर क्या भाई, हम तो बहुत सुटाई होके आए, हमें और बता दे हमें तो इतनी मार पड़ती थी, हम अगर कुछ कुछ करते राइट, हमारे पापा लोग तो बहुत। अरे तो भाई वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है आजकल। ठीक है, उस टाइम के बच्चे बहुत नॉर्मल उसमें रहते थे, बट आजकल के बच्चों को अगर इतना पीट दिया जाए, अगर आप इतना उनके ऊपर एग्रेशन दिखाएंगे, तो यू डोंट नो कि वो क्या स्टेप लेंगे, राइट। अभी जैसे मैंने एक यूट्यूब पे रील देख रही थी कि 15 साल के 12 साल के बच्चे ने पूरा घर तहस नहस कर दिया, फ्रिज व्रिज सब तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उससे मोबाइल ले लिया गया, सब ओहो। तोड़ दिया। हाँ, उसने अपनी मदर के ऊपर हाथ उठा दिया, डैडी के ऊपर हाथ उठा दिया। अब 12-15 साल का बच्चा अगर अगर थप्पड़ मारेगा,
तो आप ये समझिए कि उसकी तो फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है ना तो आप पुलिस राइट। में जा सकते हो ठीक है। तो ना तो आप उसको कहीं रजिस्टर कर सकते हो, अब आपको उस चीज को है, तो इससे आप ये समझिए कि अगर हमारे लाइफ में वो प्रॉब्लम आई है तो कहीं ना कहीं हमने ही क्रिएट करी है। हमें उनको लैक की फीलिंग में नहीं रखना है, लेकिन हमें उनको अवेयर की फीलिंग में रखना है कि बेटा अभी ये जरूरी नहीं है। ठीक ठीक है, यह रूल है अपने घर। बाकी जैसे रूल कैसा होता है, मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें ये चीज बताई, मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि हमारे घर घर का रूल है। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ये घर का रूल है। इंडिया का रूल क्या है कि गाड़ी लेफ्ट लेफ्ट साइड पे चलती है, ये वाली गाड़ी राइट साइड पे चलती है। अब बाहर जाते हैं तो वहां के रूल अलग हैं, वो उनकी कंट्री का रूल है, ये अपने इंडिया का रूल है, और ये रूल अपने अपने घर का है। एक रूल बनाना जो अपने घर का, वो बहुत 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 जरूरी। एक डिसिप्लिन फॉलो करना बचपन से ही बच्चों को, एक डिसिप्लिन, मैं नहीं बोल रही कि उनको एकदम कड़क लाइफ में डाल दो, मैं इस टाइम में हुई नहीं, मतलब मेरा घर की शायद एक कोई दीवार नहीं बची है इस कमरे को छोड़ के जहां मेरे बच्चे ने पेंटिंग ना करी हो। ये जबकि हम अभी नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मैंने बोला यही तो लाइफ है, उसको मतलब उनको वैसे फ्री छोड़ो, लेकिन एक रूल बनाओ कि भाई अपना घर है ना बेटा, अपने अपने घर में कर सकते हो, लेकिन दूसरे के घर में नहीं करना है आपको। ठीक है, आप अगर, ठीक है, अपन इस टाइम पे सब लोग बैठ के सब साथ में टीवी देखें, सब साथ में ये देखते हैं, आपका कार्टून देखते हैं, ऐसे करके तीनों मम्मी पापा सब लोग देखो थोड़ी देर के लिए, फिर आप बंद कर। तो आपको अपने बच्चे के साथ एक कनेक्शन डेवलप करना जरूरी है कि नहीं, ये अपने घर का रूल है, इस टाइम पे अपन मोबाइल नहीं लेंगे, इस टाइम पे अपन नीचे वॉक करने जाएंगे, इस टाइम पे अपन ये करेंगे। ये हमें स्टार्ट करना पड़े। मैम जैसा आपने अभी एक केस बताया, तो इसमें ये हाइपर एक्टिव या मैं जो बोलूं एडीएचडी का जो केस बताया आपने कि बच्चे ने हाथ उठा लिया, तो ये इतना जो एंगर है, तो ये कैसे हैंडल करें पेरेंट्स, या इस सिचुएशन में या इससे मिलती सिचुएशन में वो कैसे किया जा सकता है हैंडल पेरेंट्स ठीक, को? पहले तो ये जो बता दूं, ये एडीएचडी का प्रॉब्लम नहीं, एडीएचडी का प्रॉब्लम अलग होता है। ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ हुआ है कि उसका डोपामीन नहीं, हमारी बॉडी में पांच चार केमिकल होते हैं, ठीक है, और डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। और डोपामीन होता है गोल सेटिंग के लिए, मैं ओके। इसीलिए मैं, हाँ, और जो एंडोर्फिन होता है वो स्ट्रेस बस्टर के लिए होता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो आपका कनेक्शन और लव के लिए होता है, और जो आपका सेरोटोनिन होता है वो आपका, आपकी बॉडी में अच्छी रिलैक्स चीजें, कि मतलब ये तो हो ही रहा है आपकी लाइफ में, वो जल्दबाजी नहीं है कि मेरे पास अभी होना चाहिए ये चीज। तो ये चारों केमिकल का अपना अपना ये काम है। तो उसको वो मोबाइल देखने से डोपामीन मिल रहा था। आप ये समझिए वो जो ड्रग्स वाले लोग होते हैं ना, उनको एक बाहर से केमिकल मिल रहा है, सेम उसको वो मोबाइल चलाने से डोपामीन मिलता है। उसको एक वीडियो खत्म कर लिया, उसने एक शॉट देख लिया, तो उसको लगता है मैंने एक टास्क कंप्लीट कर दिया। यस, आपने देखा होगा पबजी वगैरह, पबजी में वो ऐसे खेलते हैं लोग कि वो खुद ही पबजी के अंदर है, मतलब ऐसा कुछ गेम है वो। तो वो कैसे ऐसे होता है, वो गेम को डिजाइन ही ऐसे किया गया कि आप ये समझोगे कि आप ही वो हो। सो ये जो जो चीज है, अब आप अगर आप बिना बैठे बैठे ही आपका डोपामिन हिट हो रहा है, सारे ही जो इंस्टाग्राम है वो भी उसी उसी टेक्नोलॉजी पे बना है। आपकी बॉडी में अच्छा केमिकल, भले आपने देखा होगा, अगर आपने कोई वीडियो रील देखी, तो हम रील देखने के बाद हमें ऐसा एकदम अच्छी फीलिंग आती है कि यार ये हमने कर लिया, मतलब ये काम हमने देख के ऐसा लगता है कि ये काम हमारा हो गया। दैट मीन्स कि हमारे अंदर डोपामिन हिट हो गया, एक अच्छा केमिकल क्या है, ये अच्छा केमिकल है। तो उसको जो डोपामिन मिला है उसको अपने माँ बाप से मिला ही नहीं है कभी, उसको मोबाइल फोन से ही मिला है। अब मोबाइल फोन जब बढ़ गया, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, टीचर कंप्लेन कर रहे हैं, तब आपको वो चीज रियलाइज हो रही है कि अरे यार है, मेरा बच्चा ये नहीं करता। अगर उसी के टाइम पे आपने उसको अपने से डोपामिन दिया तो होता। अपने से बच्चे कैसे माँ बाप से डोपामिन लेते हैं कि जब आप उनके साथ खेलो, जब आप उनके साथ नाचो, बच्चे बन जाओ उनके साथ। आपका बच्चा 9 साल का है ना, आप बिल्कुल 9 साल के बन जाओ। आपका बच्चा 2 साल का है ना, उसके साथ 2 साल के, तो मैं बोलती पूरे दिन नहीं बनना है लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, कुछ कुछ देर के लिए, ठीक है, पूरी फैमिली साथ में रहो, तो उसका जो केमिकल बाहर से मिल रहा है उसको फैमिली से मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे जहाँ पे मैं रहती थी पहले, वहां पे एक फैमिली थी, उनका एक छोटा बच्चा था, 5 साल का, 4 साल का होगा उस टाइम। तो वो बच्चा अपने घर को छोड़ के हर घर में घुसता था, मतलब मतलब, तो मेरे को ऐसा लगता था, तो वो मेरे को ऐसे ऐसे बोलती नहीं है, और वो ना भले आपके घर में बैठा है, आपके आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वो आके यहाँ पे आपके बैठा, और अंकल क्या चल रहा है, छोटा सा बच्चा, ठीक है, और आगे कुछ भी चीजें उठाएगा, भले आप बात मत करो लेकिन वो बैठा रहेगा। तो उसको ना दूसरों के घर में जाने का बहुत शौक था, और मैं तो वो मेरे को बोलती थी कि देखना, देखो सारे लड़के ना सारे ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं दूसरों को, उनको बच्चों को ना अपना घर छोड़ के दूसरों का घर अच्छा लगता है। और मेरे को लगता है ऐसा होता होगा, मेरे को नहीं पता, बट जब जब रुद्र अभी बड़ा हुआ, 5 साल का हुआ, वो नहीं जाता है किसी के घर, उसको भेजना पड़ता है कि आप जाओ खेलाओ, ठीक है, एक दो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो निकलेगा ही निकलेगा, कि उसको जाना ही जाना है। तो ये हम्म। कंप्लीटली कि आप अगर वैसा माहौल उसको घर में दोगे, अगर आप खुद उसको वैसा माहौल घर में दोगे, तो वो नहीं जाएगा। अब उसका डोपामीन घर में, ऑक्सीटोसिन, उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए आप उसको हग करो, किस करो बच्चे को, आप उसको हग करो,
ठीक है, एंडोर्फिन के लिए आप हंसो, उसमें घर में हंसना ज्यादा होना चाहिए, तो स्ट्रेस नहीं होगा घर में। हमारी हम्म, बॉडी में जो स्ट्रेस है, अगर आपको उसको हटाना है, बड़ों को भी, तो बस आप स्माइल करिए। मेरी स्टूडेंट है एक जन, तो उन्होंने रात में बहुत पार्टी कर ली, बोलती मैंने बहुत पार्टी कर ली रात में, मेरे को तो बहुत सिर दुख रहा है। मेरा 1 to 1 सेशन होता था उनके साथ में सुबह, तो मैंने कहा मैम आप कुछ मत करिए, आप ना ऐसे करिए। लिटरली वो हम्म, आधे 20 मिनट तक वो ऐसे बैठी रही। तो ओहो। ये जो, हाँ, ये आपका बहुत, आपका बहुत खतरनाक सिर दुख रहा है, कहीं पे भी पेन हो रहा है, आप स्माइल कर लीजिए, आपको वो पेन कम हो जाएगा 10-15 मिनट के बाद। स्माइल करते रहिए आप। ये जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें, जो केमिकल हमारी बॉडी में बनते हैं वो ऑटोमेटिकली बनने चाहिए। जैसे हम कपिल शर्मा देख के भी हम एंडोर्फिन रिलीज करते हैं, लेकिन खुद से खुश रहो ना, माइंडफुल रहो, दैट इज कॉल्ड द माइंडफुलनेस। जब आप माइंडफुल रहोगे तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है, खुश हो आप। लेकिन हमें हमें करना ही नहीं है वैसे, हमें तो कपिल शर्मा देख के ही करना है, हमें तो पार्टी हमें 4 लोगों के साथ बैठ के भी करना है, राइट। सो ये जो जो चीज है, ये हमें लाइक समझना जरूरी है कि बच्चे जो है उनको गुस्सा अगर आ रहा है इस लेवल पे, तो उनको वो चीज मिलना बंद हो गई, उनका डोपामिन, उनको वो केमिकल नहीं मिल। और ये चीज क्या है, हमने एक टाइम पे रोकी नहीं। अब बच्चा बड़ा है, अगर हमें चाहते हैं कि इसको रोकें, तो उसको पहले तो प्यार से समझाओ, उसके किसी दोस्त के थ्रू समझाओ। और क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा ये, अगर 15 साल का 16 साल का बच्चा है तो ठीक है, उसको आपको आराम से। और मैं तो जो माइंड पावर सिखाती हूँ, हीलिंग, इससे तो बच्चे 1 हफ्ते में ठीक होते हैं। मेरा तो जो टेक्निक है वो बहुत ही अलग है। मैं तो ये बोलती हूँ कि आप अपनी, जैसे इसको सैरोगेसी EFT भी बोलते हैं, कि हम टैपिंग करते हैं, हम दूसरे के लिए टैपिंग करते हैं। कि हम्म, अगर मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आ रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ एंड एक्सेप्ट। अगर मेरा बच्चा बात नहीं करता है, ऐसे करके मैं इसको EFT करवाती हूँ। इसको सैरोगेसी EFT को बोलते हैं, मतलब हम किसी और के उसमें कब कर सकते। तो इससे देखिए, एज पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज पर द साइंस, ये प्रूफ हो चुका है कि जो हमारे अंदर है वही आपके बाहर रिफ्लेक्ट होगा। कहीं ना कहीं हम और उस गुस्से, अरे मेरे बच्चे को तो बहुत गुस्सा आती है, मेरे बच्चे को तो, अब ये बोलना छोड़िए, पहले जो हम गलत बोल रहे हैं ये बोलना हम्म। छोड़ना है। तो हमें डेफिनेटली, अगर इस लेवल पे चीजें आ गई हैं, तो एक दिन में तो नहीं होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा दोनों जनों को ही, पे मदर को, फादर को, फिर वो उनका बच्चा, डेफिनेटली पेशेंस रखेंगे तो बहुत जल्दी ठीक। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑटिज्म या स्पीच डिले, ये कैसे हील कर सकते हैं? और इसमें जो सबसे बड़ा एक मिथ है, या एक जनरल लोग बोलते हैं ये तो जेनेटिक होगा, सो ये मैम इसके इसके बारे में मैम प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, पहली बात तो जेनेटिक नहीं, ठीक है, क्योंकि WHO की वेबसाइट पे ही मेंशन है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो हम्म, अब मैंने, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ लाइफ कोच, तो मैं जो ऑथेंटिक रिसर्चर है, साइट्स हैं, मैं वहां पे जाके फॉलो करूंगी, ठीक है। राइट। कोई डॉक्टर आज भी बोलते हैं ये जेनेटिक है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये आपके क्रोमोसोम का प्रॉब्लम है। सबका अपना अलग अलग, सब अलग अलग बोलते हैं अपना। लेकिन अगर ये जेनेटिक होता, तो ये आपके अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों में होना चाहिए, हम्म, ठीक है। किसी के 3 बच्चे हैं तो 3 में से एक को क्यों, जेनेटिक का मतलब होता है कि ये तीनों में होना। तो ये जो पहली बात तो ये है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो अलग तरह से वायर हो गए हैं बचपन में, या हो सकता है वैन, क्योंकि जो हमारा डेवलपिंग स्टेट है वो हमारी प्रेगनेंसी से स्टार्ट होती है, तो मे बी एट दैट पॉइंट तब तब भी हो सकता है। तो हमें ये चीज समझनी है कि ये जेनेटिक नहीं है, और जेनेटिक जैसा कुछ नहीं होता है। आपने, और मैं इसी के बेसिस पे पढ़ाती हूँ, एपिजेनेटिक्स का नाम है, अगर आपने सुना होगा, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। एपिजेनेटिक का मतलब होता है कि जेनेटिक कुछ नहीं होता, जो हमारा बिलीव है वही आपकी डिसीज और आपको प्लेजर या आपको ठीक करता है। जो हम बोलते हैं ना कि यार ये तो मम्मी डैडी को है, इनको तो मोटापा इनकी मम्मी डैडी से आया, तो इनको तो आएगा ही आएगा, नहीं। हमें, हाँ, आप ये सोच रहे हो इसीलिए वो आ रहा है, हम्म, हाँ, इसीलिए वो आ रहा है। और इस चीज पे 1940 से रिसर्च चल रही है। एक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। सबसे अच्छी बुक है उनकी बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, कि वो ये बोलते हैं कि आजकल के टाइम पे सबसे गंदा बिलीफ जो बना हुआ है वो ये है कि हमें हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना है। सबसे गंदा बिलीफ, आपको याद होगा, अगर हम लोग जब छोटे थे, स्पेशली मुझे याद है कि हम 3 दिन तक तो हम कभी डॉक्टर के पास गए नहीं। 3 से 4 दिन अभी तक तो हमें, अगर 4 दिन तक वो बुखार है, पहले तो हम खुद ही अपना काढ़ा वाड़ा बना के पियेंगे, या जो मम्मी के पास जो दवाइयाँ रखी हैं, जो पापा को पता होती थी कि हाँ बुखार आ गया ना, तो ये खिला दो आधी दवाई चाय के साथ, है ना। उस टाइम पे इतने हेल्थ कॉन्शियस तो थे नहीं कि नहीं चाय के साथ दवाई, अरे ये तो जहर बन जाती है तो है, हल्दी में दूध डाल के ये वाली दवाई खिला दो अभी तो, ये काढ़ा पिला दो, इसमें दूध मिला दो, सौंठ पाउडर मिला दो, फलाना मिला दो, ढिमकाना मिला दो, और ये पिला दो रात में सुला के। और 3 दिन तो हम इसी पे ही चलते थे। उसके बाद अगर बुखार ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम डॉक्टर के पास हमको लेके जाते थे कि भाई अब घर पे ठीक नहीं हुआ है, अब इसको लेके चल। तो वो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन बोलते हैं, वो यही सिखाते थे, वो साइंस ही सिखाते थे लोगों को। एंड फिर उन्होंने एपिजेनेटिक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। उनके पास कुछ स्टूडेंट आए, ये हुआ ऐसा कि कुछ उनके पास जो स्टूडेंट आए, तो उन्होंने, वो बहुत दुखी थे, मतलब वो स्टूडेंट, वो थोड़े से कम एवरेज स्टूडेंट थे, और उनको ये था कि हम पास भी होंगे कि नहीं होंगे। तो
ये लेक्चर लेते थे और इन्होंने क्या बहुत मोटिवेट कर दिया उनको, अरे क्यों नहीं, कोई कोई हम जो सोचें वो हो सकता है। अब मैंने बोल तो दिया, वो स्टूडेंट इनके पास आ गए कि सर अब बताओ मेरे को, हमें हमें करो होशियार, अब हमारा एग्जाम क्लियर कराओ। तो हुआ क्या कि अब ये सोच रहे थे कि मैं कैसे करूं। फिर उन्होंने क्या किया, सेल के लेवल पे देखा कि सेल कैसे होते हैं, सेल कैसे अपनी लाइफस्टाइल, हमारे जो पूरी बॉडी में जो सेल हैं वो एक महीने में पूरा नया बनते हैं। तो पुराने सेल हट जाते हैं, नए सेल बनते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक सेल जो है ना वो दूसरे सेल को ऐसे सपोर्ट करता है। तो उन्होंने मोटिवेट किया, और उन्होंने फिर ऐसे हुआ कि आप लोग ही आपस में ऐसा कुछ उन्होंने किया, वहां मोटिवेट किया, कुछ ऐसी बातें बताई उनको कि वो आपस में सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि सपोज आप और मैं हैं, आपको ए क्वेश्चन आता है, मेरे को बी आता है, तो आपने ए मेरे को सिखा दिया, मैंने बी आपको सिखा दिया, तो हम दोनों के पास कितने हो गए, ए बी हो गए। ऐसे करके उन्होंने ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि जो होशियार स्टूडेंट है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो अपने से कम होशियार को सिखा रहा है, जो और कम कम इंटेलिजेंट है वो अपने से कम इंटेलिजेंट को सिखा रहा है। ऐसे करके हुआ कि ये कि वो सारे बच्चों ने टॉप, देन उनका ये बिलीव बना कि अच्छा अगर हम ये बॉडी के लेवल पे हमें ये अगर कर रहा है तो ये अंदर से सेल ही तो चेंज हो रहे हैं इंसान के। तब इन्होंने अंदर से इस पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने इस पे बहुत काम किया है एपिजेनेटिक्स के ऊपर, कि जेनेटिक जैसी कोई चीज नहीं, सब जो है हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता। आप जो सोच रहे हो, लोग बोलते हैं ना कि मेरे मम्मी डैडी को शुगर है इसलिए मेरे को भी होगी, तो जेनेटिक जैसी सिर्फ आई थिंक 1% जो चीजें हैं वो जेनेटिक में आती हैं, और वो भी अभी डिसाइड नहीं है कि वो कौन सी। बाकी सारी चीजें आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर उसके लिए आपको जरूरी है 2 से 3, पहला एनवायरमेंट चेंज करना, सबसे पहला है आपको थॉट चेंज करने अपने। आप थॉट समझिए कि हीलिंग आपका एबीसीडी है। आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, आपका थॉट एबीसीडी है, ठीक है। आपका एनवायरमेंट, आपस का जो भी लोग भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वहां से बाहर एनवायरमेंट, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। बाकी चीजें जो है वो धीरे धीरे होती जाएं, लेकिन एटलीस्ट ये 2 चीजों पे हमें स्टार्टिंग में काम काम करना है। देन आप अपना जीन्स, आप अपनी चीजें चेंज कर सकते। मैम, आगे जब मैं ऑटिज्म की बात करूं तो कैसे डायग्नोस कैसे करते हैं, कैसे पता चले, पेरेंट्स को कैसे पता चले, या क्या स्टेप्स हैं जिनसे पता चले कि हाँ ये ऑटिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये प्रॉब्लम अभी आ रही है या बच्ची को ये है। देखिए, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, राइट। तो मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है, बच्चों में ना फोकस डेफिशिएंसी होता है। बच्चे फोकस नहीं नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, ये उनके साथ सबसे हो। फिर उनका स्पीच प्रॉपर नहीं होता, वो अपने एज के बच्चों से स्लो होते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो स्लो होता है। जैसे कि उनको 2 साल में बोल देना चाहिए, 1 साल में बोलना चाहिए, तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, या उनका नाम ले रहा हुआ बार बार। और ये भी अलग अलग तरह का होता है, कुछ माइल्ड होता है, कुछ आपका मॉडरेट होता है, फिर कुछ थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के होते हैं। सो बेसिकली, और आजकल माइल्ड ऑटिज्म बहुत ही कॉमन, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई डॉक्टर इनको लिख के भेज देते हैं ये तो माइल्ड माइल्ड प्रॉब्लम है। क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं, वो फोकस नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं आपका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं प्रॉपर, 2 साल के हो गए, ढाई, तो डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर उसी जो सिम्टम्स है उन्हीं के हिसाब से बोलेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट सिम्टम, जैसे जो माइल्ड ऑटिज्म है वो तो मतलब बहुत ही लोगों का जल्दी ठीक ठीक होता है, अगर उस पर आप जल्दी काम करें तो। आपका बच्चा जितना छोटा है, अगर आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, उतने जल्दी आप माइंड पावर से ये सब चीजें ठीक कर सकते हो। मैं बोलती हूँ वेट मत करिए। हालांकि लोग बोलते, मैं लोग मेरे पास इतनी परेशान मदर आती है, बोलती है मैंने तो सब ट्राई कर लिया, सब ट्राई कर लिया। मैंने बोला आपने सब ट्राई नहीं किया, अभी ये बचा हुआ है आपका, आप कैसे कैसे बोल रहे हो कि आपने सब ट्राई कर लिया आपको आता है हीलिंग, तो बोले नहीं। तो मैंने बोला फिर आप कैसे बोल रहे हो, राइट। तो इसीलिए ये अलग अलग टाइप टाइप का होता है। तो बेसिक तो यही है कि वो नाम नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं नहीं कर रहे हैं, एज से डिले हैं। देन आप उनको डॉक्टर को उनको दिखाते हैं। तो डॉक्टर नॉर्मली अगर कोई अच्छे डॉक्टर होते हैं समझदार, तो बोलते हैं अभी 1 आध साल रुक जाओ, हो सकता है बाद में करें। कुछ डॉक्टर लिख ही देते हैं कि भाई इनको तो है माइल्ड ऑटिज्म है, इनको किसी को ज्यादा है, किसी को उससे प्रॉपर वाला है। मैम, जैसा आपने भी बताया कि वो एक थेरेपी अभी बची है ये, सो मैं ये पूछना चाहूंगा, थेरेपी कितना इम्पोर्टेंस प्ले करती है हीलिंग ऑटिज्म या स्पीच डिले विदाउट मेडिटेशन की? जब मैं बात करूं कि बच्चे मेडिटेशन कर पाएंगे, उतने टाइम बैठ पाएंगे, एक थोड़ा सा एक रहता है। सो थेरेपी कितना इम्पोर्टेंस है इसका? और जैसा आपने बोला कि हाँ, डॉक्टर्स के अलावा एक ये भी एक रामबाण उपाय है जिससे आपको रिजल्ट्स दिखते हैं, मिलते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं। राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बच्चों की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मेडिटेशन भी इसमें मम्मी को ही करना है, विजुअलाइजेशन भी इसमें मम्मी को ही करना है। सबको सारा जो काम है वो आप मदर्स को ही करना है। पेरेंट्स को कुछ मतलब बच्चे को बैठना ही नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मदर ट्राई करेंगी। मेरी जो चाइल्ड चाइल्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक है, सिल्वा मेथड है, जिसके जो मैं सिखाती हूँ तो वो मदर्स करेंगी, डेफिनेटली वो मदर को करना है। लेकिन आप ये समझिए कि आप
एक अपने छोटे बच्चे को, अगर आपका बच्चा 7 साल तक का है तो जो आप करोगे वो आपके बच्चे में अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप है ना आप फैशन खुद से सीख रहे हो और बच्चे में फैशन चला है, नहीं, बट जो आप बिलीव के साथ कर रहे हो कि ये मेरा बच्चा करेगा ही करेगा, उसके लिए कुछ टेक्निक होती है, वो मैं बताती हूँ। तो बच्चे को कुछ नहीं करना है, ना बच्चे को मेडिटेशन करना है, ना बच्चे को टैपिंग करनी है, कोई भी चीज बच्चे को नहीं करना, सारी चीजें मदर्स को करनी है, जो मदर हैं उनको ही सब करना। ये देखिए ये ऐसा है जैसे मैं आपको बताऊं कि लोग हम लोग आपने देखा होगा जो दुबई के शेख वगैरह हैं वो लोग शेर का बच्चा पाल लेते हैं। यस। कैसे पाल लेते हैं शेर का बच्चा, मगरमच्छ का बच्चा पालते हैं लोग, कैसे पाल लेते हैं? क्योंकि जब वो उसको लेके आए थे छोटा सा, उनको पता ही नहीं था कि वो मगरमच्छ का है। अब आज वो इतना बड़ा हो गया, राइट, जो शेर है। तो ऐसे ही जब आप अपने छोटे बच्चे को उनको करते हो, जब हम जानवरों तक की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो इंसानों की क्यों नहीं कर सकते? अभी मैं मैंने कहीं तो रील वील देखी थी और माइंड प्रोग्रामिंग की मैं जो देख रही थी तो उन्होंने बताया कि जो जंग अभी ऐसा हो गया कि पहले के टाइम पे सर्कस में जानवर होते थे बड़े बड़े, राइट, अब वो चीज चीज बंद हो गई है। तो जो शेर वगैरह था, शेर को जब वापस में जंगल में छोड़ दिया गया कि अब तो जानवरों को मना कर दिया है कि सर्कस में लेके आना है, उसको शिकारी जो जंगली कुत्ते थे वो उसका शिकार कर, वो भूल गया था कि वो शेर है। तो आपके अंदर कितनी पावर है ये तो आपको ही पता है, लेकिन आपको वो जब तक वो चीज रियलाइज नहीं होगी, जब तक आप उस चीज में लगोगे नहीं, तो कैसे कैसे पता चलेगा? आपको पता ही नहीं है। जब लोग शेर का बच्चा पाल लेते हैं तो आपका तो बच्चा खुद का है, वो तो ह्यूमन बच्चा है, सोचो तो आप उसको चेंज चेंज करने का। यही चीजें हैं जो माइंड सीक्रेट्स में सिखाती हूँ। और इसमें जैसे मैं बताती हूँ, इसमें बहुत एफर्ट नहीं डालने हैं आपको कि आप सोचो। लोग मेरे को बोलते हैं मैं तो सोच रही हूँ छुट्टी ले लेती हूँ अपने ऑफिस में, कोई जरूरत नहीं है छुट्टी लेने की। अब घर ऑफिस में मैं बैठे बैठे अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स तो भेज सकते हो ना। कितनी बार ऐसे होते हैं जो लोग अपने एक ईश्वर को मानते हैं, जो लोग अपने एक प्रभु को मानते हैं, और उसके बाद वो यहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नाम लेते हैं और वो चीज प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कितने बार ऐसे होता यस। है? ये क्यों हुआ? वो मंदिर तो वहां है, वैष्णो देवी का मंदिर तो वहां है, ठीक है, ओमकारेश्वर तो उधर है, महाकाली तो उज्जैन में है, फिर आप यहाँ बैठे बैठे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? बिलीव से। दिस इज द पावर ऑफ बिलीव। यही आपको बढ़ाना है कि आप अगर आप ऑफिस में आपको बच्चे का याद आ जाए, उसको ब्लेस करो, अपने आप को दिन में 50 बार अप्रिशिएट करो, उससे आपकी हीलिंग पावर बढ़े, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। बोलो गुड जॉब गुड जॉब, ऐसे करके हमें खुद से बोलना है। तो जितना हम इसको बोलेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। मैम इसी इसी कंटेक्स्ट में हम कुछ सक्सेस स्टोरी आप बता पाए, शेयर कर पाए, उनकी जो लाइफ है चेंज हुई एक पॉजिटिव वे में, लाइफ स्टाइल भी उनका चेंज हुआ, और जो एक रहता है कि फ्रॉम बोलना नहीं चाहिए फिर भी एक एक वो ट्रॉमा सिचुएशन थी पूरी फैमिली के लिए, स्पेसिफिकली उस बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, एंड हाउ दे रिकवर एंड हाउ दे आर नाउ एंजॉइंग फ्रूटफुलनेस ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल आपके काफी सारी, जैसे एक स्टूडेंट है मेरी, वो पुणे से है, उनका बच्चा 4 साल का हो गया है, वो बच्ची है उनकी 4 साल की हो गई है, तो वो अभी तक ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 4 लाख रुपए खर्चा कर चुकी हैं। मतलब उनका यहाँ तक था कि उनके हस्बैंड क्योंकि जॉब करते हैं पुणे में और उनका बच्चा है, तो उन्होंने बोला कि बड़ा बच्चा और हस्बैंड यहीं रहेंगे। दिल्ली में कुछ उन्हें सेंटर का सुना था, उन्होंने सोचा कि मैं अकेले अपनी डॉटर के साथ जाके वहां पे रहूंगी, यहाँ तक उन्होंने सोच लिया था। और अभी तक क्योंकि वो 2 साल से थेरेपी करवा रही थी, कोई रिजल्ट नहीं मिला। मतलब थेरेपी के बाद बच्चा इतना डर गई थी वो, कि वो अपने सिर्फ डैडी के अलावा और किसी के पास नहीं जाती थी। मतलब आप अगर उसको देख भी लोगे ना तो वो डर के मारे भाग जाती थी, रोने लगती थी, चीखती चिल्लाती। तो लोगों ने बोला आप क्या कर रहे हो, ये उसके अंदर आप उसको हील कर रहे हो कि आप उसको परेशान कर रहे हो? तो उन्होंने बीच में बंद कर, फिर 6 8 महीने बाद वापस से चालू करा। तो ये जो चीजें थी ये चल रही थी। और अभी जब वो मेरे से मिली, विद इन ऑलमोस्ट 2 मंथ हुआ है, लाइक आज उनके बच्चे में 85%, वो खुद बोलती है कि 85%, वेरी मतलब गुड, वो टच वुड। लिटरली लोग मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट देते हैं, योगेश जी, कि भाई कि आप तो हमारी लाइफ में गॉडेस हो, आप तो हमारे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। एंड क्योंकि उनके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी कि आप तो हमारे लिए वो गाना है ना कि आप तो पता नहीं नारायण किस रूप में मिल जाएगा, आप तो हमारे लिए वैसे बन के आए हो कि आपने हमारे बच्चे को ऐसे ठीक कर दिया। मैंने बोला कि ये मैंने तो आपको सिर्फ टेक्निक बताई है, कर तो आप ही रहे हो, लेकिन ये टेक्निक भी अगर आपको पता चल जाती है, क्यों? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बिलीफ ही नहीं है ना, वैसे हमारा बिलीफ ही बना हुआ है कि हमें डॉक्टर ही ठीक करेगा। सो राइट राइट। ऐसी एक और अभी रिसेंटली एक जो है वो तो 3 दिन की क्लास में आई। और दूसरी चीज, जैसे ही वो आई, मतलब 3 दिन के बाद वो 2 दिन छुट्टी पे चली गई, फिर आई, बोलती है कि मैम मैं जहाँ पे शादी में गई थी, सब मेरे बच्चे को उनको देख रहे थे और बोल रहे थे कि पता नहीं इसको क्या है, मतलब ये कोई इसका थेरेपी वगैरह चेंज करवाया क्या, डॉक्टर चेंज करवाया, इसमें बहुत चेंज लग रहे हैं बिहेवियर में। तो मैंने बोला, और मैं मना करती हूँ सबको कि इनिशियली हमें नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हो, राइट है ना? राइट। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि ये अभी ट्रेंड में नहीं है, आप बताओगे ना तो लोग आपके माइंड में डाउट डाल देंगे। सो मैं उनको हाँ। तो
हाँ, तो मैंने उनको बोला कि आप आपको नहीं बताना है कि आप ईएफटी होप नो बोनो, जब तक आपका बच्चा ठीक ना हो जाए पूरी तरह से, फिर आप बताओ, लेकिन अभी मत मत बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि नहीं नहीं, डॉक्टर चेंज नहीं कराया, बस उसने दूसरी थेरेपी ट्राई कर रहा है अब वो। सो मतलब 3 दिन का रिजल्ट, और अभी परसों वो मैंने डाला हुआ भी है, यूट्यूब में नहीं डाला है अभी मैंने, लेकिन शेयर की, उन्होंने शेयर किया है कि वो अभी डॉक्टर के पास गई थी, हर महीने जाती है चेकअप के लिए, और रूटीन। डॉक्टर ने, हाँ, जो उस महीने का वो एक दिन में 3 थेरेपी करवाती थी, बचा इतनी परेशान थी, फाइनेंशियली बहुत परेशान थी, बोल रही थी मैं इतनी परेशान थी, वो खुद उनका ब्लड बचा था 6, क्या बोलते हैं, 6 हीमोग्लोबिन बचा था उनका, और टेंशन ले लेके बोलती थी कि मैं कितनी परेशान थी कि मैं ही मतलब जानती हूँ। और डॉक्टर के पास अभी वो गई परसों नरसों, और डॉक्टर ने उनको बोला पूरा ओके, क्लीन चिट दे दिया कि अब इस बच्चे को कुछ नहीं है। अब जो इसको वेरी गुड। बात करने में डर लगता है, ये अब आपको इसको सोच, और यही चीज मैं उनको बोल रही थी, मैंने जब उनको पहली बार बोला, मतलब जब लास्ट मेरा मेरा मैंने कहा अब इसको कुछ नहीं है, अब आप इसको लेके जाओ, अब इसको आप क्या करो, मैकडी में लेके जाओ, इसको बोलो कि जाओ बेटा अपना अपना ऑर्डर दो, टिश्यू मांग के आओ, अंकल से जाओ टिश्यू लेके आओ। अब बच्चे को तुम, क्या हो गया, बच्चा निकला ही नहीं है इतने साल से बाहर, अब उसको समझ में नहीं आता कि हम बात क्या क्या करें। ओहो। हाँ, तो 6 साल का बच्चा है उनका, तो ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरी है, मतलब आप सुनोगे तो मेरे यहाँ पे 1 वीक में रिजल्ट आते हैं, मतलब 1 वीक में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, किसी को 1 मंथ लगता है, किसी को डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा है। अगर आप बहुत लॉजिकल हो, बहुत लॉजिकल हो, जैसे मैं आपको ये पानी दे रही हूँ कि योगेश जी ये पानी पीजिए, ये ना अमृत वाटर है, ठीक है, अब आप देख रहे हो, अच्छा, फिर आपने एक सिप लिया, आपको भरोसा तो हो गया, आपको अच्छा तो लग रहा है पानी पीने में, बट स्टिल यू हैव नॉट बिलीव। और कुछ लोग आते हैं एकदम सरेंडर से, मतलब उनको पहले दिन से ही, वो मेरे को पहला दिन सेशन होगा और उसके बाद मेरे को मैसेज करेंगे, मैम बहुत अच्छा लगा सेशन ज्वाइन करके, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लिसफुल सेशन। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके रिजल्ट जल्दी आते हैं, क्योंकि वो लेस लॉजिकल, और जो लोग डे 1 से ही बहुत खुश हो जाते हैं कि यार अब तो सॉल्यूशन यही है, उनकी लाइफ में चेंजेस बहुत बहुत जल्दी आते हैं। मैं मतलब मैं फेस देख के बता देती हूँ कि इसके रिजल्ट जल्दी आएंगे, इनके थोड़े से लेट आएंगे। क्योंकि वो इंसान इतने सरेंडर करके बैठा हुआ है, हर प्रैक्टिस को इतना दिल से एंजॉय, मतलब एक नौशी है, उनके रिजल्ट इतने मैजिकल हैं, इतने मैजिकल हैं कि लोग सरप्राइज हैं कि भाई 1 महीने में तुम क्या जादू को, तुम कैसी टेक्निक कर रहे हो, यही तो मैं कर रही हूँ। तो लोग उनसे पूछते हैं, लोग उनको फोन करते हैं अलग से क्लास के बाद कि आप कैसे कर रहे हो, यही तो मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस, आप कैसे कर रहे हो। तो मैं बोल दूं, मैं उनको डे 1 से जब मैं गोल लिखवाती हूँ, जैसे मैंने अभी आपसे भी हमारी बात चल रही थी पॉडकास्ट के पहले, तो मैं गोल लिखवाती हूँ कि 25 आ गया, सब गोल लिखो अपने, ठीक है। तो उनके गोल क्या थे नौशी के, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी इनोसेंट है वो, इतनी प्यारी है। उनके उनके गोल क्या थे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा जीनियस हो जाए, मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए, थोड़ी सी, ठीक है, हालांकि सोचो इतना, और मेरे बाल झड़ रहे हैं वो बंद, इनके ही 4 गोल थे। हालांकि इंसान मांगना चाहे तो क्या नहीं मांग सकती, बोल सकता है मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास बड़ी कार हो, मेरे पास लग्जरी हो, कुछ नहीं मांगना। तो मैंने बोला कि लौसी अपने अपने गोल बड़े तो करिए। अब तो उनका एक बहुत अच्छी बोलती है कि मैम सब तो दिया है अल्लाह मियां ने, अब मैं क्या मांगू, बस मेरी यही सब 2-3 चीजें हैं जो जो मेरी मेरी हो जाए, तो बस सब है मेरे पास, सब है। ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट, आप अगर इस माइंडसेट में हो तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो आप ये समझिए कि कुछ लोगों के रिजल्ट इतने अच्छे आते थे, फास्ट आते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से सरेंडर है, पूरी तरह से वो इस टेक्निक को समझ चुके हैं, चीजों को समझ चुके हैं कि क्या सिखा रही हूँ। कुछ लोग 1-1 महीने हो जाते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आता कि हम ये कैसे होगा कि मैं अपने आप को ठीक करूंगी, और ये उसके बाद वो करते हैं, उनको रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से फेथ डेवलप नहीं होता। राइट। ये चीज है। ये तो मैम आपने बहुत सही बताया, और आपने जैसा बताया कि इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, आप चैनल हैं, बड़प्पन है आपका कि आपने वो क्रेडिट खुद नहीं लिया, या जैसा जो आपका बताने का है, सिखाने का तरीका है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन मैं एक चीज बताती हूँ कि आपने कभी नोटिस किया कि हम मंदिर के बाहर स्लीपर क्यों निकालते हैं? बिकॉज इट क्या रीजन? कंटेन्स नेगेटिव। हम अपने सारे लॉजिक को बाहर छोड़ के आते हैं। जब हम मंदिर में पैर रखते हैं, जब वो मंदिर की जमीन को हम छूते हैं ना, तो हमारा फील आता है कि नहीं, जो भी सारी मतलब मंदिर में अगर कोई आपको बोले भगवान आ जाए, और अब आपको पता है कि भगवान ये कर सकते हैं, मुझे एक दिन में 100 करोड़ दे सकते हैं, एक दिन में 1000 करोड़ दे सकते हैं, आपको पता है यस। कैसे पॉसिबल होनी हो, जब ईश्वर की बात आती है तो हर इंसान कन्विंस्ड है, हर इंसान कन्विंस्ड है, दैट इज, यस। आप अपना लॉजिक बाहर छोड़ के आ रहे हो कि नहीं, मेरे को लॉजिक लेके ही नहीं जाना है। आप अपने जमीन, अपने फीट से उस टच कर रहे हो, और उससे आपके बिलीव और बढ़ते हैं। सो आपका जो भी सारी चीज, कुछ चीजें हैं ना, वो आपके बिलीफ के ऊपर है। जैसे मैं कहानी सुनाती हूँ आपको, बिलीफ के ऊपर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है।